Welcome to my channel Rekha Sharma all about SST. हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं 7th क्लास की जियोग्राफी का चैप्टर 1 एनवायरनमेंट। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर that surround any living organism is called the environment, और in other language वो सब कुछ जो हमें अपने चारों ओर दिखाई देता है, महसूस होता है, वह सभी एनवायरनमेंट का हिस्सा है। हमारे चारों ओर जो भी हमें कवर किए हुए हैं, चाहे वह नेचुरल थिंग्स हो या वो ह्यूमन मेड हो या वो खुद ह्यूमन हो, सभी एनवायरनमेंट कहलाता है। एनवायरनमेंट का हिंदी का अर्थ है पर्यावरण, और जब हम इस शब्द की संधि करते हैं तो इसका अर्थ होता है परिआवरण, और परि का मतलब होता है चारों ओर और आवरण का मतलब होता है ढका हुआ। मीन्स हमें चारों ओर से जो भी कुछ ढके हुए हैं वह पर्यावरण है। यहाँ एक स्टूडेंट्स के बीच या हम कह सकते हैं बच्चों के बीच कम्युनिकेशन चल रहा है, जिसके थ्रू एनवायरनमेंट को और उसके कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट मीन्स हमारा जो एनवायरनमेंट है वो कौन कौन से एलिमेंट से मिलकर के बना है, उसके कितने पार्ट होते हैं। तो कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट्स आर 3 types. First of all, natural environment. Second one is human-made environment. Third one is human environment. अब नेचुरल एनवायरनमेंट क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट। यानी हमारी पृथ्वी के वो सभी प्राकृतिक चीज़ें जो हमें प्रकृति से मिली हैं और हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं, प्राकृतिक पर्यावरण कहलाती है। यहाँ हम इनके कुछ एग्जाम्पल्स भी देख सकते हैं जो हमें पिक्चर्स के रूप में और रिटर्न भी दिए हुए हैं। वाटर है, एयर है, लैंड है, लिविंग थिंग्स हैं। सेकेंड कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट इज ह्यूमन मेड, यानी वो सभी चीज़ें जो इंसानों द्वारा बनाई गई हैं वह एनवायरनमेंट का हिस्सा होती हैं। अब वो आपके आसपास दिखाई देने वाली बिल्डिंग्स हों, चाहे वो रोड्स हों, बड़े बड़े पुल आप देखते हैं, चाहे वो डैम्स हों, पार्क्स हों, हॉस्पिटल्स हों, स्कूल्स हों, मीन्स जो भी बिल्डिंग आप अपने चारों ओर देखते हैं, जो भी कंस्ट्रक्शन, जो भी स्ट्रक्चर आप अपने चारों ओर देख रहे हैं, वो सब ह्यूमन मेड कहलाता है। ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। साथ ही आपके व्हीकल्स यानी जो ट्रांसपोर्ट का पार्ट है वह भी ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट में आता है। जो भी फैसिलिटीज़ आप अपने घर में नोटिस करते हैं वो सभी ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट का पार्ट है। थर्ड, ह्यूमंस। अब यहाँ बात की जा रही है हम इंसानों की। हाँ, हम मानव भी खुद एनवायरनमेंट का ही हिस्सा है, क्योंकि एक इंसान के चारों ओर कई सारे दूसरे व्यक्ति रहते हैं। और ऐसा इसलिए भी है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है, यदि उसमें ह्यूमन नहीं है तो जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइजेशन कौन करता है? उनका यूटिलाइजेशन हम इंसान हैं। तो जो ह्यूमन है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं एनवायरनमेंट के। अब वो जो ह्यूमंस हैं वो चाहे इंडिविजुअली आप फैमिली के रूप में देख लीजिए, चाहे वो कम्युनिटीज़ के रूप में देख लीजिए, चाहे वो किसी भी एजुकेशनल सेंटर के रूप में देख लीजिए, मीन्स चाहे आप वो किसी भी ग्रुप के रूप में देख लीजिए, वो हमारे एनवायरनमेंट का पार्ट है। द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है बायोटिक एंड अबायोटिक। अभी जो वर्ड है, फर्स्ट वर्ड बायो और अबायो, हम इसको
जब मीनिंग इसका देखते हैं तो वो ईजिली हमें समझ में आ जाएगा। बायो का मतलब क्या है? जैव, जैव यानी जीवन से जुड़ा हुआ। बायो यानी बायो में ए लगा दिया है, इसका अपोजिट वर्ड है, विलोम शब्द है। तो अबायो यानी अजैव, यानी जो जीवित नहीं है। तो बायोटिक यानी जो हमें जीवित चीज़ों से मिल रहा है, जैसे हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलने वाली जो चीज़ें हैं वो हमारे बायोटिक एनवायरनमेंट का पार्ट है। अब हमें बायोटिक कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? देखिए, जैसे हमें प्लांट्स से कितनी सारी वेजिटेबल्स मिलती हैं, फ्रूट्स मिलते हैं, बहुत सारे कलर्स हम लोगों को मिलते हैं, फ्रेगरेंस मिलती है, बहुत सारी चीज़ें जो हमें प्लांट से मिल रहे हैं, मेडिसिन मिल रहे हैं, है ना। साथ ही हमें एनिमल से क्या मिल रहा है? हमें दूध मिलता है, घी मिलता है, ठीक है, हनी मिलता है। तो ये सारी चीज़ें बायोटिक एनवायरनमेंट का ही पार्ट है। और सेकंड है अबायोटिक, यानी जो अजैविक है। तो जैसे यहाँ पर दिखाया गया है लैंड। तो देखिए, लैंड की जब हम एक्सकेवेट करते हैं यानी उसकी खुदाई करते हैं तो उसके नीचे से हमें कितने सारे मिनरल्स मिलते हैं। हमें आयरन मिलता है, हमें गोल्ड मिलता है ना, हमें कोयल मिलता है, पेट्रोलियम्स मिलते हैं। तो ये सभी जो सोर्सेज हैं वो क्या हैं? अबायोटिक। और ये अबायोटिक एनवायरनमेंट का हिस्सा है। तो बहुत इजी है, आई थिंक बच्चों आपको बहुत इजी से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है नेचुरल एनवायरनमेंट। अब यहाँ इस टॉपिक में नेचुरल एनवायरनमेंट को डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट में, नेचुरल एनवायरनमेंट में सबसे पहले दिया गया था लैंड, ठीक है। तो यहाँ पर इजीली आपको लर्न करने का भी पैटर्न मिल रहा है, एल से लैंड, और लैंड वाला पार्ट कहलाता है लिथोस्फेयर, ठीक है। और लिथोस्फेयर क्या होता है? द सॉलिड क्रस्ट ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ का जो सबसे ऊपरी सॉलिड क्रस्ट है उसको हम लिथोस्फेयर कहते हैं। और ये किससे मिलकर के बना है? ये माउंटेन्स, प्लेट्स, प्लेट्यूज, प्लेन, इन सब चीज़ों से मिलकर के बना है। हमें लिथोस्फेयर से क्या क्या मिलता है? हमें इससे फॉरेस्ट मिलता है, जो लैंड है वो हमें क्या प्रोवाइड करा रहा है? फॉरेस्ट प्रोवाइड करा रहा है। हमें ह्यूमन सेटलमेंट मिल रहा है, और कल्टीवेशन के लिए लैंड भी हमें कहाँ मिलता है? लिथोस्फेयर वाले पार्ट से ही। तो जो लिथोस्फेयर वाला पार्ट है वो है सॉलिड क्रस्ट, और हमारी जो ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो सभी इसी लिथोस्फेयर से कनेक्टेड हैं, ठीक है। बिना लिथोस्फेयर के हम अपनी इन सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। आफ्टर दैट सेकेंड वन इज वाटर। और वाटर का जो डोमेन है उसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोस्फेयर। इट इज़ द डोमेन ऑफ वाटर। और ये किससे बना है? वाटर बॉडीज़ से। वाटर बॉडीज़ कौन कौन सी? रिवर्स हैं, लेक्स हैं, ओशियंस हैं, ग्लेशियर्स हैं, वेल है, अंडरग्राउंड वाटर। तो ये टोटल वाटर बॉडीज़ क्या कंप्राइज करती हैं? हाइड्रोस्फेयर को। और हाइड्रोस्फेयर हमारे किस काम आता है? हाइड्रोस्फेयर से हमें, अब आपको पता है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होती है, पीने का पानी, इरिगेशन के लिए पानी, और पानी का तो बहुत सारा यूज़ है ना, इरिगेशन है, ड्रिंकिंग है, खाना बनता है, वॉशिंग होती है, बहुत सारे वर्क हैं जो वाटर से ही अवेलेबल है, ठीक है। ये हमारी ह्यूमन लाइफ के लिए मोस्ट एसेंशियल पार्ट है, जिसके बिना जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो हम हों या फिर प्लांट्स हों, कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है एयर, और ए का एयर और ए से एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ द एयर दैट सराउंड्स ऑफ द अर्थ। अर्थ के चारों ओर एक एनवलप बना हुआ है एयर का, उसी एनवलप ऑफ एयर को हम एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं। हमारी अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इस एयर को अपनी ओर खींचे हुए है, इसी वजह से जो एयर है वो हमारी अर्थ से चिपकी रहती है, इसमें फैलती नहीं है। और ये जो एयर है इसके, क्योंकि ये कुछ गैसेस से मिलकर के बनी है, तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल है कई तरह से। जैसे ये हमारे जो कल्टीवेशन जो हम लोग करते हैं उसमें काम करती है, हम लोग जो सांस लेते हैं उसके काम आती है, ठीक है। इसके अलावा जो सन रेज हैं जब वो हमारी अर्थ पर आती हैं तो वो भी इस एनवलप से छनकर हमारी अर्थ तक पहुंचती हैं, जिनकी वजह से जो इचनेस है
सनरेज की, उससे हम बच जाते हैं। मीन्स जो एटमॉस्फेयर है वो हमें सन की स्कॉचिंग हीट से भी प्रोटेक्ट करता है। साथ ही जो हमारे क्लाइमेट में और वेदर में जो चेंजेस आते हैं, ठीक है, वो भी एटमॉस्फेयर की वजह से ही आते हैं, जिसकी वजह से हम कितने सारे डिफरेंट जो सीज़न हैं उनको एंजॉय करते हैं, है ना, रेनी सीज़न को एंजॉय करते हैं। तो जो एटमॉस्फेयर है वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। और जैसे वाटर हमारे सर्वाइव के लिए इम्पोर्टेंट है, उसी तरह से एयर के बिना भी लिविंग बींग्स नहीं रह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा बायोस्फीयर। मैंने अभी अभी आपको बताया था बायो का मीनिंग क्या था, जैव यानी जीवन, तो जीवन से जुड़ा हुआ। तो हमारी अर्थ का वो पार्ट जहाँ जहाँ जीवन पाया जाता है बायोस्फीयर कहलाता है। जो लैंड, वाटर और एयर तीनों कंबाइन हो करके जिस जोन को डेवलप करते हैं, उसी जोन में ही जीवन पनपता है, और उसी स्फीयर को हम बायोस्फीयर कहते हैं। तो ऑल लिविंग बींग्स, चाहे वो उसमें प्लांट्स हो या ह्यूमन बींग्स हो, सभी बायोस्फीयर का हिस्सा हैं। और ये जो बायोस्फीयर है ये लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर पर डिपेंड है, और जो ये तीनों स्फीयर हैं ये बायोस्फीयर पर डिपेंड है। कहीं ना कहीं ये चारों ही स्फीयर जो हैं एक दूसरे से अटैच्ड हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? वेरी सिंपल, द रिलेशन between the living organism as well as the relation between the organism and their surroundings forms an ecosystem. Means लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक दूसरे के साथ जो रिलेशन होता है, ठीक है, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि मैं और आप, तो हमारा आप लोगों का दोनों का एक कहीं ना कहीं कनेक्शन है, ठीक है। आपस में जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उन दोनों का एक दूसरे के साथ में रिलेशन है, ठीक है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी का आपस में रिलेशनशिप, साथ ही जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका अपनी सराउंडिंग के साथ रिलेशन, ये दोनों रिलेशन मिलकर के बनता है इकोसिस्टम। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? इकोसिस्टम क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक दूसरे के साथ रिलेशन प्लस लिविंग ऑर्गेनिज्म का उसकी अपनी सराउंडिंग के साथ रिलेशनशिप, ये दोनों रिलेशनशिप मिलकर के प्रिपेयर करते हैं इकोसिस्टम को। वेरी इजी है ना? फिर से, लिविंग ऑर्गेनिज्म का आपसी रिलेशनशिप और लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपनी सराउंडिंग के साथ रिलेशनशिप, दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। देखिए, इस पिक्चर के थ्रू एक इकोसिस्टम को डिस्क्राइब किया गया है। यहाँ इस पिक्चर में आप कई सारे एनिमल्स देख रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ये जो डक्स यहाँ पर हैं, ठीक है, वाटर में, आप सबसे पहले पॉन्ड में हम डक्स को देख लेते हैं। डक्स हैं, ये जो डक हैं एक दूसरे के साथ में रह करके ही ये सर्वाइव कर रही हैं। अकेली अगर एक डक हो तो वो अपनी इंपॉर्टेंस को नहीं पहचानेंगी। तो जो डक हैं उनका आपस में रिलेशनशिप, ठीक है, फिर इन डक्स का इस पॉन्ड के साथ रिलेशनशिप, तो ये क्या क्या तैयार हो रहा है? एक इकोसिस्टम, ठीक है। उसी तरह से जो अदर एनिमल्स हैं, यहाँ पे प्लांट्स हैं, इन सभी का इस पॉन्ड के साथ रिलेशन क्या शो हो रहा है? एक अपॉन्ड इकोसिस्टम। वेरी इजी चैप्टर, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अब जैसे यहाँ पर बताया गया है पॉन्ड का इकोसिस्टम, उसी तरह से जितने भी लैंड फॉर्म्स हैं वहाँ पर रहने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका अपने अपने एरिया के साथ एक रिलेशनशिप बन जाता है। या हम ये कहें कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपनी कंडीशंस के, अपनी आसपास के जो भी उसकी कंडीशंस होती हैं उनके अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लेता है। अब जो एक व्यक्ति है जो डिजर्टी एरिया में रहता है, ठीक है, तो डिजर्ट में रहने की ही उसको हैबिट हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति माउंटेनियर एरिया में रहता है तो उसको माउंटेनियर एरिया में रहना ईजी हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति कोस्टल एरिया में ही जन्म से बचपन से रह रहा है तो वो वहाँ का ही हैबिचुअल हो जाता है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो लैंड फॉर्म्स हैं उसी में ही व्यक्ति अपने आप को एडप्ट कर लेता है, चेंज कर लेता है, उसी के अकॉर्डिंग वो उसका जो लिविंग स्टाइल है वो चेंज हो जाता है। आई थिंक स्टूडेंट्स कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का डिस्क्राइब करेंगे।
Please subscribe and like my YouTube channel and press the bell icon also, so that you can get notification of my new videos. Thank you.